नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में चैप्टर 9 के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर तथा हल आपको मिलेगा। तो देखिए प्रश्न 1। कोई वस्तु शून्य व असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। अब यहाँ देखिए, असंतुलित बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है। अशून्य वेग का मतलब होता है किसी निश्चित वेग से। तो अब इसका उत्तर आप देखिए। उत्तर हाँ, यह संभव है कि कोई वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है जब उस पर शून्य बाह्य असंतुलित बल लगता है। यहाँ पर यह संभव है कि कोई वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है। अशून्य वेग का मतलब है किसी निश्चित वेग से गति कर सकती है जब उस पर शून्य व असंतुलित बल लगता है। यानी जो बाह्य बल है वह शून्य है, यानी कोई असंतुलित बल उस पर नहीं लग रहा है। वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वस्तु एक समान वेग से जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। उसी दिशा में चलती रहेगी, क्योंकि गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी गति का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि एक सरल रेखा में गति कर रही है तो एक सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी कोई असंतुलित बल कार्य न करे। अब देखिए अगला प्रश्न 2। जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर, जब दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी कारपेट गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि धूल के कण अपने जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। इस कारण ही धूल के कण दरी से बाहर आ जाते हैं। जब दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी कारपेट गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि धूल के कण क्या करते हैं, अपने जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहते, विरामावस्था में रहना चाहते। इस कारण ही धूल के कण दरी से बाहर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए दरी ये है पड़ी हुई, जब इसको छड़ी से पीटा जाएगा तो इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी, ये गति करने लगेगी, और जो धूल के कण हैं इस पर दरी में लगे हुए वो क्या करेंगे, स्थिर ही रहना चाहते हैं। मानी जैसे यहाँ आ गया धूल के कण यहाँ ही रहेंगे, स्थिर ही रहना चाहते हैं अपने जड़त्व के कारण। इस कारण क्या करते हैं, धूल के कण दरी से बाहर आ जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 3। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो देखिए उत्तर, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है कि अचानक बस के चलने, रुकने अथवा मोड़ने की दशा में छत पर रखा सामान खिसक कर नीचे गिर सकता है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है कि अचानक बस के चलने या ब्रेक लगाने पर रुकने अथवा मोड़ने की दशा में छत पर रखा सामान खिसक कर गिर सकता है। जैसे यदि बस अचानक चलने लगती है तो बस गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि छत पर रखा सामान अपने जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहता है। यदि बस एकाएक चलने लगती है तो गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि सामान छत पर जो रखा अपने जड़त्व के कारण वह स्थिर रहना चाहता है, विराम अवस्था में रहना चाहता है, और इस कारण पीछे खिसक कर गिर सकता है।
इसी प्रकार अचानक बस के रुकने यानी ब्रेक लगाने पर बस तो स्थिर हो जाती है, जबकि समान गति के जड़त्व के कारण, सामान क्या होता है, गति के जड़त्व के कारण वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, आगे खिसक कर गिर सकता है। इसी प्रकार जब बस मुड़ती है तो वहाँ भी जड़त्व के कारण सामान ठीक विपरीत दिशा में गिर सकता है। अर्थात कह सकते हैं जड़त्व के कारण ही सामान को रस्सी से बांधा जाता है। गति का जड़त्व हो सकता है, विराम का जड़त्व हो सकता है। तो देखिए अब अगला प्रश्न चौथा। प्रश्न 4, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि ए, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। बी, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। डी, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। सही विकल्प का चयन करें। यानी इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सी सही है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5वां। प्रश्न 5, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। 1 टन बराबर 1000 kg। अब हल ट्रक विरामावस्था से यानी प्रारंभिक वेग u 0 है, किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यानी विरामावस्था से प्रारंभिक वेग u 0, 20 सेकेंड में समय जो दिया है 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता। दूरी यश जो दिया है 400 मीटर, इसका त्वरण ज्ञात करिए। यानी हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। और क्या दिया है, अगर इसका द्रव्यमान, ट्रक का द्रव्यमान यम क्या है 7 टन और 1 टन में 1000 kg, तो ये हो गया 7000 kg। बल की गणना करें, यानी यहाँ पर यफ ज्ञात करना है हमें। अब देखते हैं, ए है, यू है, टी है, यस। गति का द्वितीय समीकरण यहाँ लगेगा। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस की वैल्यू कितनी है 400, यू प्रारंभिक 0, टी 20, हाफ ए ज्ञात करना है टी 20 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा या 400, ये हो जाएगा 0 गुणा होगा और यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400/2 ए। अब हम इसको यदि सरल करते हैं तो 400 अपनी जगह, ये हो जाएगा 200 × ए, या ए निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 400/200 और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसी त्वरण से ट्रक इसी त्वरण से वो नीचे आएगा, लुढ़केगा। अब हमें निकालना है बल, ट्रक पर लगने वाला बल। ट्रक पर लगने वाला बल यफ। तो हम जानते हैं यफ बराबर एम ए, तो यम का मान यहाँ पर दिया है 7000 और गुणे त्वरण यहाँ पर है, ये हो जाएगा 14000 न्यूटन। यानी ट्रक पर जो बल लग रहा है वो 14000 न्यूटन। अब देखते हैं अगला प्रश्न 6वां। प्रश्न 6,
1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। पत्थर का द्रव्यमान, पत्थर का द्रव्यमान यम कितना है? 1 केजी है, 1 केजी। और वेग कितना है? यानी प्रारंभिक वेग u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, यानी यश जो दिया है वो 50 मीटर दिया है, रुक जाता है। इसका मतलब अंतिम वेग रुक जाता है, इसका मतलब अंतिम वेग 0 है। अब इससे यदि हम त्वरण ज्ञात कर लें तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कर सकते हैं। तो पहले हम त्वरण ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, उसके बाद घर्षण बल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब के बीच यस है, वी है, यू है, गति का तृतीय समीकरण काम करेगा, यानी v² बराबर u² प्लस 2a यस। v की वैल्यू कितना है? 0 है। u कितना है? 20 स्क्वायर, 2a ज्ञात करना है, यस दिया है 50, तो ये हो गया 0, ये 400 और यहाँ पर हो गया 100 इंटू a, या हम इधर करेंगे तो -100 a बराबर 400 और यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करेंगे त्वरण की, ये 0, 400 बटे ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण जो है वो मंदन के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि वह विपरीत कार्य कर रहा है, घर्षण बल विपरीत कार्य कर रहा है, इस नाते ये जो त्वरण होगा ऋणात्मक होगा। अब हमें निकालना है पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल। तो देखिए घर्षण बल, पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल यानी F निकालना है। तो हम जानते हैं ये बराबर होता है यम ए, तो यम की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा -4 न्यूटन। यानी यह घर्षण बल ठीक वेग के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसी नाते यहाँ माइनस ऋणात्मक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7वां। प्रश्न 7, एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल, बी रेल का त्वरण। तो यहाँ दो चीज़ ज्ञात करनी है, नेट त्वरण बल, नेट त्वरण बल। तो नेट त्वरण बल जो होगा इंजन द्वारा जो बल आरोपित है और घर्षण बल का जो अंतर होगा वही नेट त्वरण बल होगा। तो नेट त्वरण बल बराबर इंजन द्वारा आरोपित बल, इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस पटरी का घर्षण बल, पटरी का घर्षण बल, घर्षण बल। तो ये है 40,000 न्यूटन और ये है 5,000, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 35,000 न्यूटन। ये हुआ नेट त्वरण बल। अब हमें ज्ञात करना रेल का त्वरण, बी हमें ज्ञात करना है रेल का त्वरण। इसके लिए हमें मास द्रव्यमान चाहिए, बल चाहिए। तो यहाँ पर बल तो है 35,000 न्यूटन
अब मास हमें निकालना है, यानी द्रव्यमान। तो रेल का द्रव्यमान हम निकालें, रेल का द्रव्यमान यम। तो यहाँ पर इंजन का द्रव्यमान और डब्बे का द्रव्यमान दोनों को जोड़ेंगे तो इंजन का जो द्रव्यमान है वो 8000 है। कितना है? 8000। और डिब्बे 5 हैं तो 5 गुणे 2, एक डिब्बे का द्रव्यमान 2000। तो ये है, हो जाएगा 8000 प्लस 10000 और ये हो जाएगा 18000 kg। अब हमें ज्ञात हो गया कि जो रेल का द्रव्यमान है वो 18000 kg। अब सूत्र F बराबर ma, इसी सूत्र से हम त्वरण निकालेंगे। तो यहाँ से A जो होगा त्वरण F बटे m। तो F की जो वैल्यू है वह है 35000 न्यूटन, जबकि मास है यहाँ पर, द्रव्यमान है 18000। इसको डिवाइड करेंगे तो 35 कट गया ये, और यहाँ पर 18, यह आ जाएगा 1.944, सरल करने पर इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है रेल का नेट त्वरण। अगला प्रश्न 8वां देखिए। प्रश्न 8, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो देखिए, दिया है गाड़ी का द्रव्यमान यम कितना दिया है? 1500 kg। त्वरण यहाँ दिया है माइनस में, ऋणात्मक त्वरण है तो माइनस लिखेंगे। 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये विरामावस्था में आ रहा है, इसका मतलब है गाड़ी तथा सड़क के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल यप हम जानते हैं यम ए। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो दिया है वो है 1500 और त्वरण जो है 1.7। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2550 न्यूटन। क्योंकि गाड़ी विरामावस्था में आ रही है इस कारण ये माइनस यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये सड़क के बीच, गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल है जो घर्षण बल कहलाता है। अगला प्रश्न 9वां। प्रश्न 9, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? A mv होल स्क्वायर, B mv स्क्वायर, C हाफ mv स्क्वायर और D mv। उपरोक्त में से सही विकल्प चुनें। संवेग क्या होगा? तो ये इसका आंसर D होगा। इसका आंसर क्या होगा? D। अगला प्रश्न 10। प्रश्न 10, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? यहाँ पर लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेला जा रहा है। वेग क्या है? नियत है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस कारण बक्से पर लगने वाला घर्षण बल जो होगा इसी बल के बराबर होगा, अर्थात 200 न्यूटन होगा। चूंकि बक्से का वेग नियत है, फिक्स है, इसलिए बक्से पर लगने वाला घर्षण बल, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल बराबर
बक्से पर लगने वाला बल, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल बराबर बक्से पर आरोपित बल, बक्से पर आरोपित बल। तो बक्से पर जो बल आरोपित हो वो 200 न्यूटन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 200 न्यूटन। ये हुआ आंसर। अगला प्रश्न 11। प्रश्न 11, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 1.5 kg, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। एक की दिशा ऐसे तो दूसरे की दिशा ऐसे। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो देखिए हल, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, यानी पहली वस्तु का द्रव्यमान यदि m1 है तो दूसरी का m2 हो तो दोनों कितने के बराबर है 1.5 kg। पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 बराबर दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 और दोनों बराबर कितने के हैं 1.5 kg। अब है एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले पहली वस्तु का वेग, टकराने के पहले पहली वस्तु का वेग, पहली वस्तु का वेग यदि u1 हो तो ये कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी वस्तु का वेग, दूसरी वस्तु का वेग क्या हो u2, ये क्या है ये भी इतना है लेकिन विपरीत है तो माइनस कर देंगे, ऋण कर देंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे टकराने के पहले, टकराने के ठीक पहले कुल संवेग। टकराने के पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और ये है m1 जो है आपका 1.5 और यहाँ पर देखिए ये है u1 2.5, m2 है वो भी बराबर है और लेकिन यहाँ पर u2 जो है माइनस में है, ये हो गया तो 1.5 गुणे 2.5, ये माइनस हो जाएगा बाहर, 1.5 गुणे 2.5, दोनों का गुणनफल सेम आएगा, इसका अर्थ हुआ ये 0 हो गया। संवेग कितना हो गया, टकराने के पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग कितना है 0 है। अब दिया है टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। अब सम्मिलित द्रव्यमान पहले निकालें। टकराने के बाद सम्मिलित द्रव्यमान बराबर m1 प्लस m2, ये हो गया। यदि सम्मिलित वेग v मीटर पर सेकेंड हो तो टकराने के बाद संवेग हो तो टकराने के बाद संवेग, कुल संवेग या संवेग, कुल संवेग
ये हो जाएगा m1 प्लस m2 क्योंकि सम्मिलित, और ये हो जाएगा v, यहाँ पर हमने v माना है। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से सारी यहाँ पर हम पूरा कर दें। इस 1.5 है, ये भी 1.5 है, और यहाँ पर v का गुणा, तो ये हो जाएगा 3.0v या 3v kg मीटर पर सेकंड। ये हुआ टकराने के बाद कुल संवेग। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टकराने के बाद संवेग, टकराने के बाद संवेग बराबर टकराने के पहले कुल संवेग, कुल संवेग। टकराने के बाद यहाँ भी सारी कुल संवेग यहाँ भी रहेगा। अब तो टकराने के बाद कुल संवेग यहाँ पर इतना निकला 3v, और टकराने के पहले कुल संवेग कितना है, 0 है, 0। यहाँ पर क्या है, 0। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तभी ये 0 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ उनका सम्मिलित वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। टकराने के बाद जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो उनका वेग क्या होगा, 0 होगा। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 12, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक हो जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है, तो देखिए आंसर, उत्तर, विद्यार्थी द्वारा यह साबित करना कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं एकदम तर्कहीन है। जो विद्यार्थी है वो कहता है कि दोनों बल बराबर, दोनों बल विपरीत एवं बराबर है जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ये एकदम तर्कहीन है। यह सत्य है कि क्रिया का प्रतिक्रिया बल विपरीत तथा बराबर होते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, विपरीत तथा बराबर होते हैं, किंतु ये बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये बल जो होते हैं दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। प्रश्न में हमारे द्वारा आरोपित बल ट्रक पर लगेगा, प्रश्न में हमारे द्वारा आरोपित बल ट्रक पर लगेगा, जबकि ट्रक द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल हम पर लगेगा, जबकि ट्रक द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल हम पर लगेगा। अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते हैं। अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल जो होते हैं एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो ये हुआ इसका कारण। अब जहाँ तक ट्रक के गतिशील होने की बात है, ट्रक का द्रव्यमान अधिक है। जहाँ तक ट्रक के गतिशील होने की बात है, ट्रक का द्रव्यमान क्या है, अधिक है, तो इस कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा, इस कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अतः ट्रक को गतिशील करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, इसलिए ट्रक को गतिशील करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। हमारे द्वारा ट्रक पर आरोपित बल उसकी तुलना में बहुत कम है, इस कारण ट्रक गतिशील नहीं हो पाता है। हमारे द्वारा ट्रक पर जो आरोपित बल है वह उसके द्रव्यमान, उसके जड़त्व की तुलना में बहुत कम है। जो पहियों और सड़क के बीच घर्षण बल है उसकी तुलना में हमारे द्वारा आरोपित बल बहुत कम है, इस कारण ट्रक गतिशील नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 13, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में दिया है गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान यम जो है 200 ग्राम, 200 ग्राम। इसको केजी में बदलना होगा तो 1000 का भाग देना होगा, केजी हो गया, और ये हो जाएगा 0.2 केजी। अब है प्रारंभिक वेग इसका जो है गेंद का प्रारंभिक वेग u जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी टकराने से पहले। तो टकराने से पहले संवेग या प्रारंभिक संवेग भी कह सकते हैं, प्रारंभिक संवेग गेंद का प्रारंभिक संवेग ये हो जाएगा यम u, तो यम है 0.2 × 10 बराबर 2 केजी मीटर पर सेकेंड। गेंद का प्रारंभिक संवेग टकराने से पहले कितना है? 2 केजी मीटर पर सेकेंड। अब स्टिक से, हॉकी स्टिक से टकराने के बाद वेग, हॉकी स्टिक से टकराने के बाद वेग यदि v हो तो ये हो जाएगा, माइनस लेंगे क्योंकि विपरीत है, तो मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और द्रव्यमान वही है तो संवेग निकालेंगे टकराने के बाद, या अंतिम संवेग गेंद का अंतिम संवेग यम v। तो यम का मान यहाँ पर वही 0.2 × -5, ये सरल करने पर आ जाएगा -1 केजी मीटर पर सेकेंड। अब पूछा जा रहा है संवेग परिवर्तन, आरोपित बल द्वारा हॉकी के गेंद में आए संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन तो हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग है -1 और प्रारंभिक जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा -3 केजी मीटर पर सेकेंड। ये है गेंद में आए संवेग परिवर्तन। ये माइनस ये दर्शाता है कि उसी दिशा में गेंद पुनः लौटी है। अगला प्रश्न 14, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। तो प्रश्न में दिया है गोली का द्रव्यमान यम दिया है 10 ग्राम और वेग, गोली का वेग, प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं। ये दिया है 150 मीटर प्रति सेकेंड।
वेग से चलकर लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती। समय जो टी से हम दर्शाते हैं दिया है 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है, यानी अंतिम वेग v क्या है, रुक जाती, इसका मतलब 0। अंतिम वेग क्या है, 0 है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, यानी हमें यश निकालना है, दूरी तक भेदेगी यश निकालना है। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल यानी एफ भी हमें निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, एफ भी निकालना है। अब यश निकालने के लिए यहाँ पर त्वरण की आवश्यकता होगी, तो देखते हैं त्वरण। तो हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। यहाँ से v 0 150 a और इसका मान है t का मान है 0.03। अब यहाँ से हम यदि निकालेंगे इसको तो ये इंटू 0.03 बराबर, इसको माइनस कर देते हैं या इसी को माइनस कर देते हैं 150 और यहाँ से a निकालेंगे हम, तो a की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस इधर कर देते हैं और डिवाइड बाय 0.3। अब देखिए इसमें यदि हम 100 का गुणा करें तो 0 हट जाएगा यानी 3 हो जाएगा और इससे काटेंगे तो ये 50 होगा, आ जाएगा 5000 माइनस, सॉरी ये माइनस रहेगा, ये किस में रहेगा, माइनस में, तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। ये तो निकला त्वरण। अब हम दूरी निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी तक गुटके में वह भेदेगी या गुटके में धंसेगी। गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u कितना है 150 और t 0.03 और हाफ, यहाँ पर a का जो मान है वैल्यू है -5000 और t वही 0.03 का स्क्वायर। अब इसको यदि हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 और ये माइनस हो जाएगा 1/2 गुणे 5000 और इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0009, ये आ जाएगा। और इसको हम सरल करेंगे यदि तो ये आ जाएगा 4, यदि इसका हम गुणा करें, इसका और इसका गुणा करें तो ये आ जाएगा 4.5 और 2 से काटेंगे तो 4.5, ये सॉरी यहाँ लिखते हैं 4.5 माइनस 2.25 और इसमें से यदि हम घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, आएगा 2.25 मीटर। यही गोली लकड़ी में कितनी दूर तक भेदेगी, यानी ये आंसर हुआ कि इतनी दूरी तक भेदेगी, लकड़ी को इतनी दूरी तक धंसेगी या भेदेगी। अब है लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया बल। लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया बल यफ। तो यहाँ पर यम ए, जितना गोली गुटके पर बल लगाएगी उतना गुटका भी गोली पर लगाएगा। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं गोली का द्रव्यमान। तो गोली का द्रव्यमान ग्राम में है, इसको
किलोग्राम में चेंज करना होगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 का, केजी हो गया, और ये हो जाएगा 0.01 केजी। तो यहाँ पर द्रव्यमान 0.01 गुणे ए का मान यहाँ पर है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस, तो जीरो यहाँ से समाप्त होगा, 50 न्यूटन। ये आंसर होगा। यानी लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का जो परिमाण होगा ये 50 न्यूटन होगा। माइनस तब छोड़ देंगे आंसर लिखते समय, क्योंकि माइनस ये दर्शाता है कि यहाँ पर जब वो लकड़ी गुटके में धंसेगी तो उस पर मंदन लगेगा, ऋणात्मक त्वरण काम करेगा। प्रश्न 15, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 केजी है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो यहाँ दो वस्तु हैं। पहली वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 केजी, वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड, सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखी। दूसरी वस्तु क्या है, लकड़ी का गुटका है जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, विरामावस्था में है, इसका मतलब इसका वेग 0 है, टकराती है। उसके बाद क्या होता है, दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो देखिए, एक वस्तु, पहली वस्तु का द्रव्यमान यदि m1 से दर्शाते तो m1 हो जाएगा 1 kg। पहली वस्तु का वेग u1 10 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी वस्तु क्या है, लकड़ी का गुटका है, इसका द्रव्यमान कितना है m2 से यदि दर्शाएं तो ये 5 kg है। ये विरामावस्था में है, ये क्या है विरामावस्था में है, तो इसका अर्थ u2 क्या है 0 है। अब टकराने से पहले दोनों का कुल द्रव्यमान, कुल संवेग, टकराने से पहले दोनों का कुल संवेग ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहाँ पर m1 कितना है 1, u1 10 और m2 कितना है 5 और u2 कितना है 0। तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 केजी मीटर पर सेकेंड यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये हुआ टकराने से पहले दोनों का कुल संवेग। संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के कुल संवेगों की गणना करें। तो संघट्ट के पहले वेग यही है, संवेग यहाँ है। अब संघट्ट के बाद यही होगा। संवेग संरक्षण के नियम से संघट्ट के बाद कुल संवेग, संघट्ट के बाद कुल संवेग यही होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टकराने से पहले यानी संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये होगा 10 केजी मीटर पर सेकेंड। अब दिया है आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की गणना करें। तो सम्मिलित या जुड़े हुए
वस्तुओं जो दोनों है वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर m1 प्लस m2 बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6 kg। यदि सम्मिलित संयोजन वेग यदि संयोजन वेग v हो तो यदि संयोजन वेग v हो तो दोनों का कुल संवेग कितना होगा? यही m1 प्लस m2 इंटू v और ये है 6v kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम इसको कितना यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं? संघट के बाद कुल संवेग, यही वही बात यहाँ भी है, दोनों का कुल संवेग संघट के बाद ही है। तो ये जो होगा किसके बराबर होगा? 10 kg की। अतः 6v बराबर 10 और v बराबर हो जाएगा 10/6 बराबर 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर हुआ। यानी संयोजन के वेग की गणना जो है तो संयोजन के वेग यही है 5/3 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न 16, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो यहाँ पर हल देखिए, वस्तु का द्रव्यमान द्रव्यमान यम दिया है 100 kg। क्या दिया है? 6 सेकंड में। समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं तो 6 सेकंड में जो वेग है उसका यानी प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 6 सेकंड में। तो प्रारंभिक वेग u कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग v कितना है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। तो वस्तु के पहले यानी वस्तु का प्रारंभिक संवेग यदि P1 से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा यम कितना है? 100 और प्रारंभिक वेग क्या u कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 500 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये अब है बाद के संवेगों की गणना करें। तो अंतिम संवेग या बाद के संवेग या बाद का संवेग भी कह सकते हैं, P2 हो तो ये हो जाएगा यम v। तो ये है यम वहीं 100 और v कितना है? 8। तो ये हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब क्या दिया है? उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। यानी हमें यहाँ पर F निकालना है। क्या निकालना है? F। और हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma। यानी हमें यहाँ पर त्वरण निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है, समय मालूम है, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है। तो v बराबर गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है v की वैल्यू 8 है, u की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस a का मान निकालना है, t कितना है? 6 है।
तो यहाँ से हो जाएगा 6a माइनस, यहाँ हो जाएगा 5, ये इधर आएगा ऋण 8, 6a बराबर कितना -3। अब कैंसिल हो जाएगा या a बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का समाप्त हो जाएगा 6, यानी 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ त्वरण, ये क्या हुआ त्वरण। अब हमें निकालना है उस बल के परिणाम की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। वस्तु पर आरोपित बल F बराबर ma, वस्तु का द्रव्यमान m 100, और यहाँ पर जो दिया है त्वरण 0.5, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, यानी वस्तु पर आरोपित बल कितना है 50 न्यूटन। अब देखते हैं अगला प्रश्न 17। प्रश्न 17, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलते हुए कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे पर आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब देखिए उत्तर। यहाँ पर किरण और अख्तर दोनों का तर्क गलत है। यहाँ पर किरण और अख्तर दोनों का तर्क गलत है। जो बातें कह रहे हैं वह गलत है, जबकि राहुल का तर्क सही है, क्योंकि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी। हम जानते हैं गति के तृतीय नियम से क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी, अर्थात कार तथा कीड़े दोनों पर समान बल लगा है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी निकाय का संवेग परिवर्तन एक समान होता है। किसी निकाय का जो संवेग परिवर्तन होता है एक समान होता है। चूंकि कीड़े का द्रव्यमान कार की तुलना में कम है, इस कारण कीड़े के वेग में परिवर्तन अधिक हुआ। यानी कार की तुलना में कीड़े का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, इस कारण उसके वेग में परिवर्तन अधिक हुआ, जबकि कार के वेग में परिवर्तन बहुत कम हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम 18। प्रश्न 18, एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेमी की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लें। तो बस यहाँ पर घंटी का द्रव्यमान हल, घंटी का द्रव्यमान जो दिया है, द्रव्यमान यम कितना है 10 केजी। ये घंटी 80 सेमी की ऊंचाई से फर्श पर गिर रही है, यानी यस कितना है 80 सेमी, और हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का क्या कर देंगे भाग देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में। अब इसका प्रारंभिक वेग ऊंचाई से गिर रही है, तो u प्रारंभिक वेग जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं ये 0 होगा, और जो ही वह फर्श से टकराएगी वो अंतिम वेग होगा। हमें उसे ज्ञात करना है, तब जा कर के हम संवेग के मान की गणना कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान मालूम है यहाँ पर, और हमें अंतिम वेग निकालना होगा जब फर्श पर घंटी टकराती है। तो अब गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
प्लस 2a/s। तो अंतिम वेग हमें निकालना, तो v², यहाँ u का मान कितना है 0 है, 2a का मान 10, a का मान क्या, त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको 10 लिखेंगे। और यस का जो मान है 80/100। तब यहाँ जब सरल करेंगे तो देखिए 1 0 इससे, फिर 1 0 इससे कट गया और बचा यहाँ पर कितना 16। देखिए ये 2 अगुणे ये 0 इससे, ये 0 इससे कटा, और 8 दूनी 16, या अगली लाइन में लिखते हैं 16। ये v² बराबर v², या v हम निकालना चाहेंगे, v निकालना चाहेंगे तो √16 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। जब घंटी फर्श पर टकराती है उस समय उसका वेग जो होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब निकालना होगा टकराते समय, फर्श से टकराते समय, फर्श से टकराते समय घंटी का संवेग, संवेग बराबर हो जाएगा mv। तो यहाँ m कितना है 10 है, v कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। यानी इतना जो होगा टकराते समय घंटी का संवेग यही होगा। उसके बाद घंटी विरामावस्था में आ जाएगी, अर्थात उसका जो वेग होगा शून्य हो जाएगा। यही जो संवेग होगा वही फर्श पर स्थानांतरित होगा। तो फर्श पर स्थानांतरित संवेग, फर्श पर स्थानांतरित संवेग जो होगा वो होगा यही 40, क्योंकि घंटी विरामावस्था में आ जाएगी टकराने के बाद। ये जो संवेग होगा फर्श पर या फर्श को स्थानांतरित हो जाएगा, यानी 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नमस्कार।